नागरिकता का मतलब है कि हम एक आधार कार्ड को लेकर पूरे भारत में कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी दोस्तों जो है नौकरी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर दो ही नागरिकता होगी, हमको उत्तर प्रदेश से अगर मुझे मध्य प्रदेश जाना है दोस्तों, उसके लिए वीजा बनवाना पड़ेगा। तो दोस्तों भारत के अंदर ऐसा नहीं, भारत के अंदर एकल नागरिकता, भारत हम कहीं भी प्लेन से जा सकते हैं, कोई वीजे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये होता है एकल नागरिकता जो ब्रिटेन से ली है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 11 बहुत महत्वपूर्ण है। अभी क्रम भी आप लगा लेना, पहले ध्यान देना अनुच्छेद 11 के बारे में। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। तो भैया एक बात याद रखनी है, अभी कब आपको मैं कल पढ़ा रहा था कि राज्यों की प्रवेश, स्थापना, नाम परिवर्तन सब संसद करता है। और एक बात याद रखिएगा, नागरिकता के विषय में कानून बनाने का केवल अधिकार संसद को है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे तो नागरिकता के विषय में कुछ बना सकती, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल और सबके पास है। दोस्तों संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। तुरंत याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए सबसे पहले भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में आया। और इसके तहत कहा गया कि भारतीय किसी भी व्यक्ति को अगर भारतीय नागरिकता चाहिए तो 5 प्रकार से प्राप्त कर सकता है। 5 प्रकार कौन से हैं? बस 5 प्रकार के पॉइंट याद रखिएगा, डिटेल में जाने की आवश्यकता हमें अभी नहीं है। दोस्तों पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से और पांचवा है अर्जित भूमि के समामेलन से। दोस्तों अगर पूछा जाए नागरिकता प्राप्त करने कितने तरीके हैं? 5 तरीके। अर्जित भूमि मतलब अगर हमने नेपाल को भारत मिला तो नागरिक भी हमारे ही देश के नागरिक बन जाएंगे। देशीकरण दोस्तों, देशीकरण मतलब आप यहाँ पर जो है एप्लीकेशन देख के जो है ग्रहण कर सकते हैं, एक तरीका होता है नागरिकता प्राप्त करने का। पंजीकरण आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से दोस्तों भी तरीका होता है, थोड़ा परिवर्तन होता है। और उसके साथ वंश से जुड़ी थी तो आप वहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है 5 प्राप्त करने के तरीके, बस इनके तरीके पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूमि। तो जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि, ये 5 तरीके हैं प्राप्त करने के। अगर कोई चीज के प्राप्त करने के तरीके हैं तो खोने के भी तरीके होंगे। तो दोस्तों नागरिकता त्यागने या खोने के 3 तरीके याद रखिएगा। दोस्तों आइए देखते हैं पहला तरीका, किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेना। हम अगर ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो हमको भारत की नागरिकता छोड़नी ही पड़ेगी। दूसरा तरीका क्या है? नागरिकता को त्यागना, स्वयं से हम नागरिकता त्याग कर दें। अगर मैंने किसी देश की ग्रहण कर ली तो फिर तो हमारे देश वाले तो छीन ही लेंगे, लेकिन हमने स्वयं से त्याग दी तो ठीक ही है फिर। तीसरा तरीका क्या है? सरकार द्वारा वंचित करने पर, अगर तुम पाकिस्तान का साथ दे दो, पाकिस्तान से मिले हुए हो, दोस्तों सरकार तुम्हारी नागरिकता छीन सकती है, आपको ध्यान रखना। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं और छीनने के केवल 3 तरीके हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध। जब हमारा देश का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, चले नहीं गए। जैसे मान लो एक जमीन है, तो जमीन का आधा हिस्सा पाकिस्तान चला गया, आधा भारत में। तो जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और वहां लोग रह रहे थे, वो उनको लगा कि यार हम पाकिस्तान में हमारा जमीन का हिस्सा आ गया है और हम यहाँ 2-3 साल से रह रहे हैं, हमको यहाँ पर सही नहीं लग रहा, हमको भारत जाना है जो है। तो दोस्तों जब वो लोग वहां से छोड़कर भारत आएंगे ना, तो उनको अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 6 और 7 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, बंटवारे के समय उनका जमीन था, स्थान था, जैसे मान लो कोई लाहौर में कोई हिंदू परिवार, मुस्लिम परिवार रहता था, लाहौर चला गया पाकिस्तान में, तो वहां से लौट के आए, अनुच्छेद 6 के तहत मिलेगा। तो अनुच्छेद 7 कहता है, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। जैसे मान लो बंटवारा हुआ, हम उत्तर प्रदेश में रहते थे, बंटवारे के समय हम उत्तर प्रदेश को छोड़कर लाहौर चले गए, मतलब हम अपनी इच्छा से, हमको भारत की जमीन में हमको रहने को मिला, लेकिन हम छोड़ दिए यहाँ से और कहाँ चले गए? लाहौर। मतलब हम तो अपनी इच्छा से गए थे, फिर लाहौर में 2-3 साल रहे हम, तो हमको लगा यार यहाँ का माहौल सही नहीं है,
तो हम वहां से लौट के आए तो अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता मिलेगी। मतलब हम भारत से पाकिस्तान गए और पुनः पाकिस्तान से लौट के आए, हमको भारत में रहना है तो अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता प्राप्त होगी। तो अनुच्छेद 6 और 7 में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से सीधे लौट के आए लोगों को, जबकि 7 में कहता है भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से लौट के आए लोगों का नागरिकता। बस इतना ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। जो लोग भारत के बाहर, आजकल आप लोग सुनते सुंदर पिचई हो गए, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हो गई, दुनिया में बड़ी बड़ी शख्सियत भारत की जो है, ऋषि सुनक का नाम सुने होंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। दोस्तों ये सब कौन है? सब भारत के वंश के हैं, लेकिन रह रहे हैं। अगर उनको चाहिए तो आ जाएंगे, तो उनको अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता दी जाएगी। आपको ध्यान रखना, तो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को अगर नागरिकता चाहिए तो अनुच्छेद 8 का प्रयोग होगा। अनुच्छेद 9 कहता है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य के नागरिक हो जाता है तो उसको भारतीय नागरिकता दागनी पड़ती है। अगर मैं चला जाऊं अमेरिका एक हफ्ते बाद और अमेरिका में मैंने नागरिकता ग्रहण कर ली है तो जान लो कि भारत की नागरिकता अपने आप छूट जाएगी। ये अनुच्छेद 9 कहता है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर। प्रवासियों के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों के लिए के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रवासी मतलब क्या? कोई यहाँ का था, विदेश में बसा हुआ है, अगर वहीं पर बस गया है, वहीं रह रहा है, वहीं नागरिकता ले ली है, लेकिन उसको लगता है कि मेरा देश महान है और हमको भारत चलना चाहिए। दोस्तों अगर प्रवासी भारतीय है, उसको भारत की नागरिकता चाहिए, दोस्तों देशीकरण के माध्यम से 10 वर्षों तक निवास करना पड़ेगा, तब आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो आपको याद रखना, प्रवासी भारतीय को देशीकरण के आधार पर 10 वर्षों तक निवास करने पर नागरिकता दी जाएगी। आपको ध्यान रखना। कोई प्लान बना के किसी और देश को लाभ पहुंचाने के लिए, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 511 के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को 7 वर्ष, बहुत आसान तुमको तरीका बता देते, इतना याद रखो, समझ लो। अगर कहे कि किसी व्यक्ति को देशीकरण के आधार पर नागरिकता लेनी है तो कितने वर्ष तक भारत में रहना है, तो आपका आंसर होगा 10 वर्ष तक। अगर पूछे किसी व्यक्ति को पंजीकरण के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता लेनी है तो कितने वर्ष तक रहना पड़ेगा? 7 वर्ष तक। 10 याद करो, 7 याद करो। 10 देशीकरण, 7 पंजीकरण। बस ये 2 अंक याद कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो देशीकरण के आधार पर आपको ध्यान रखना 10 वर्ष तक रहना पड़ता है, और पंजीकरण के आधार पर केवल 7 वर्ष तक आपको ध्यान रखना है। चलेगा दोस्तों। संसद नागरिकता अर्जन हेतु शर्तों नियत करने के लिए अच्छा, मतलब अगर कोई नागरिकता के लिए कानून बनाना है तो वो केवल आपकी संसद बनाएगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बाकी हम लोग पढ़ेंगे कल। 20 मिनट हो गए ना? ठीक, 20 मिनट से ज्यादा संविधान नहीं पढ़ा जाता, फिर नुकसान कर जाएगा। मूल नायक के पोते और पोतियां पैदा हो जाएं, इससे अच्छा कि ज्यादा नहीं पढ़ा जाता ना काफी है। और वो ईपीएफओ वाला फॉर्म चल रहा है, SSA वाला, 0 रुपया फीस है लड़की की, कम से कम भर दियो। लगातार बता रहे हैं कि फॉर्म भर दो उसको। लड़कों की 700 है, भरना चाहे तो भरें, ना भरें। चलो भाई, क्या याद करने को दिया गया? कुछ दिया हुआ या नहीं दिया गया? हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, सुनाने में कुछ लोग को बड़ी समस्या हो रही है। दोपहर में कोई काम कर रहा है, कोई बिजी है, तो बोलने में थोड़ा सा वो रहता है उसको, तो इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। एक और मेरे पास प्लान है, प्लान में हम सोच रहे हैं कि जो है विचार करेंगे। 3 लोग को बांटा गया 3 सब्जेक्ट, तो हम सोच रहे हैं केवल उन्हीं सुना करें 3 सब्जेक्ट। ये सही है नहीं है? बायोलॉजी याद करने वाला पूरा कोई बोल नहीं सकता, जो कोई बोल नहीं सकता वो टाइप कर दे।